हेलो बच्चों, आज हम लोग कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में जानेंगे। फिर से देखेंगे कि फोर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। तो क्या आधार है, क्या बेसिस है जिसके आधार पे हमने फोर्सेस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। तो चलिए देखते हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं। तो मैं सत्येंद्र कुमार अपने चैनल एजुकेशन इंजन पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो दो एग्जांपल लेते हैं। एक मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, ब्लॉक है। ठीक है, ब्लॉक पे हमने क्या रख कर रखा है, एक फोर्स लगा रखा है और ये सरफेस जो है वो रफ है। ये सरफेस रफ है, म्यू इसका कोएफिशिएंट, जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है सरफेस का वो म्यू है। अब हम इस पर, जब हम इसको आगे खींचेंगे तो सरफेस इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ। इस सरफेस और ब्लॉक के बीच की रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए एक फ्रिक्शन फोर्स सरफेस के लॉन्ग, सरफेस के पैरेलल इस ब्लॉक पर पीछे की तरफ लगेगा और ये सरफेस लगाएगा इस पे। ठीक है, अब देखते हैं सरफेस, इस फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा बर्डन क्या होगा। मान लेते हैं हम इस फोर्स लगा करके इस ऑब्जेक्ट को हम कुछ डी डिस्टेंस आगे लेके जाते हैं। डिस्टेंस क्या है? डी है। यहां से ये डिस्टेंस डी मान लेते हैं कि डी डिस्टेंस आगे गया है। ठीक है, अब फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा बर्डन क्या होगा। तो बर्डन क्या होता है? तो बर्डन होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। यहां पर कांस्टेंट फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स एफ के, जा रहा है आगे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। तो लिखेंगे एफ एस कॉस 180 डिग्री। ये हो गया। अब इसका बर्डन क्या हो जाएगा? कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, तो ये हो जाएगा माइनस एफ के इंटू एस। ठीक है, अब एफ के का वैल्यू क्या होता है? तो एफ के का वैल्यू होता है म्यू के, यहां जो म्यू के बराबर है इंटू एन माइनस इंटू एस। ठीक है, अब एन का वैल्यू क्या होगा? तो यहां पर देखिए, यहां पर एम जी नीचे की तरफ, एम है ये मास, तो ये नीचे की तरफ एम जी हो गया। नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ, तो एन बराबर यहां क्या हो जाएगा? एन बराबर हो जाएगा एम जी। तो यहां पर लिख देंगे हम लोग माइनस म्यू एम जी बाई एस इंटू एस, माइनस म्यू एम जी इंटू एस। ये आ गया बर्डन। कहां से कहां? तो मान लेते पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में फ्रिक्शन फोर्स ने कितना बर्डन किया? तो माइनस म्यू एम जी एस। बर्डन आ रहा है निगेटिव, इसका मतलब है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, अब क्या करते हैं, बी से ए तक ब्लॉक को लेके आते हैं। फिर से ए से बी गए, बी से ए गए, यानी राउंड ट्रिप में हम बर्डन निकालना चाहते हैं। तो राउंड ट्रिप में बर्डन, तो बी से ए आना पड़ेगा फिर से ए पर पहुंचने के लिए। तो बर्डन ये ए से बी था, अब बर्डन निकालेंगे बी से ए। तो बी से ए क्या होगा? तो हो जाएगा फिर से फ्रिक्शन फोर्स किधर, अगर जाएंगे हम आगे की तरफ तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। और ये फ्रिक्शन कोएफिशिएंट फ्रिक्शन है म्यू, का मास है एम, नॉर्मल लगेगा ऊपर एन और वेट इसका एम जी नीचे की तरफ डाउन। ठीक है, अब बी से ए जाने में बर्डन क्या होगा? तो फिर से बर्डन क्या होगा? निगेटिव होगा। फ्रिक्शन फोर्स पीछे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे, तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ एफ के इंटू एस। ठीक है, एफ के इंटू एस, तो माइनस एफ के का वैल्यू भी निकाले थे हम लोग, म्यू इंटू एम जी के बराबर होगा इंटू डिस्प्लेसमेंट। एस की जगह में डी लेना चाहिए था, डी, ये डी हो गया, ये टी हो गया, डी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डी डिस्प्लेसमेंट आगे, उसके बाद फिर से पीछे आके इसी पे आ जाता है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां पर ब्लॉक का क्या है? 0। टोटल डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का 0। टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, क्योंकि जहां से चला था वहीं फिर वापस आ गया। अब टोटल बर्डन देख लेते, ए से बी प्लस बी से ए।
टोटल बर्डन क्या हो गया, फ्रॉम ए से बी प्लस बी से ए क्या हो गया, माइनस म्यू एम जी डी माइनस म्यू एम जी डी कितना हो गया, -2 म्यू एम जी डी। इन राउंड ट्रिप में टोटल बर्डन इन राउंड ट्रिप बर्डन निगेटिव, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स के कारण। अब ठीक है, अब बर्डन हम लोग स्प्रिंग फोर्स के कारण निकालेंगे। याद रखेंगे रिजल्ट -2 म्यू एम जी डी, ठीक है। डी डिस्प्लेसमेंट आगे गए, फिर डी डिस्प्लेसमेंट पीछे गए। बर्डन जीरो नहीं हुआ, बर्डन पॉजिटिव भी नहीं है, बर्डन निगेटिव है, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं। तो बच्चों यहां पर हमने देखा फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा जो बर्डन था वो निगेटिव आया, ठीक है। अब हम फ्रिक्शन फोर्स स्प्रिंग फोर्स के द्वारा निकालते हैं। ठीक है, यहां पर हम ये ब्लॉक मान लेते हैं, ए पर है, इसका मास m है, नॉर्मल ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा। हम इसको फिर से यहां से डी डिस्प्लेसमेंट लेके जाते हैं, ब्लॉक को खींच करके डी डिस्प्लेसमेंट जाते हैं। तो जो हम ब्लॉक को आगे की तरफ खींचेंगे, सरफेस स्मूथ है, इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, म्यू क्या है यहाँ पर 0, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस पर एक फोर्स F लगाते हैं और F फोर्स लगा के आगे की तरफ जाते हैं। जब हम इसको आगे की तरफ खींचेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स इसको पीछे की स्प्रिंग फोर्स इसको पीछे की तरफ खींचेगा। F S स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग का क्या नेचर है कि अगर हम स्प्रिंग को खींचे तो स्प्रिंग अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करने के लिए वापस से एक फोर्स लगाता है जिसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा स्प्रिंग, ठीक है। तो लेकिन हम आगे जा रहे हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, आगे बढ़ते जाएंगे तो इसमें एक्सटेंशन होना शुरू हो जाएगा, मतलब खिंचाव पैदा होना शुरू हो जाएगा, मतलब स्प्रिंग फैलना शुरू हो जाएगा। तो यहां से कितना फैल चुका होगा, अगर आगे गए तो डी डिस्टेंस फैल गया होगा। तो यहां से यहां स्प्रिंग फोर्स के द्वारा बर्डन क्या होगा, तो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है पीछे और हम जा रहे हैं आगे, तो हम यहां से कुछ एक्स डिस्टेंस पर हम बर्डन निकालेंगे, छोटा सा बर्डन डीडब्ल्यू। चूंकि ये वेरिएबल फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, एफ एस जो होता है वो के एक्स के बराबर होता है, कि जहां पर स्प्रिंग कांस्टेंट है और एक्स क्या है, इसमें एक्सटेंशन या कंप्रेशन है। तो यहाँ पर एक्सटेंशन हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है स्प्रिंग में, तो यहाँ एक्सटेंशन है, ठीक है। तो जैसे जैसे एक्स बढ़ेंगे तो एफ एस भी बढ़ेगा, है ना। जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा तो एफ एस भी बढ़ेगा। सो स्प्रिंग फोर्स डिपेंड्स अपॉन कंप्रेशन या इलोंगेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये वेरिएबल फोर्स है, पता चल रहा है कि एफ एस एक्स पर डिपेंड कर रहा है, मतलब एक्स बढ़ेगा या घटेगा तो एफ एस भी बढ़ेगा या घटेगा। सो एफ एस यहाँ पर वेरिएबल फोर्स है। तो हमें वेरिएबल फोर्स के लिए बर्डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कुछ एक्स दूरी जाना पड़ेगा, फिर वहां से एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डीएक्स करना पड़ेगा आगे की तरफ, डीएक्स। अब जो छोटा सा बर्डन ये आने वाला है, ये छोटा सा बर्डन डीडब्ल्यू होगा। तो यहां से यहां इन्फिनाइट नंबर ऑफ छोटा छोटा बर्डन है, जिसको हम जोड़ लें तो यहां से यहां तक का बर्डन निकल जाएगा। ये प्रोसेस है वेरिएबल फोर्स के द्वारा बर्डन निकालने का। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है वेरिएबल फोर्स का बर्डन कैसे निकालते हैं, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, सर्च कीजिए बर्डन बाई वेरिएबल फोर्स, वहां आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बर्डन निकालते हैं हम लोग एफ एस फोर्स स्प्रिंग फोर्स के द्वारा। तो यहां पर देखते हैं इस जगह पर इस एक्स डिस्टेंस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है एफ एस के एक्स के बराबर। एक्स आगे गए तो फोर्स कितना होगा, के एक्स। तो यहाँ फोर्स हो गया एफ बराबर के एक्स, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स का डायरेक्शन इधर है, हम खींच इधर रहे हैं, लेकिन इसमें रीस्टोर करने के लिए अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। तो एफ एस इधर लगेगा एफ एस, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ।
तो एफ एस और डी एक्स के बीच में कितना एंगल होगा 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, थीटा 180 डिग्री। तो बर्डन कितना हो जाएगा, छोटा सा बर्डन डी डब्ल्यू हो जाएगा एफ डॉट डी एक्स, एफ डॉट डी एक्स। एफ यहाँ पर क्या है के एक्स, अच्छा डी एक्स ये लिख सकते हैं एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री, थीटा 1 कितना लेना पड़ेगा 180। एफ एस और डी एक्स एक दूसरे के अपोजिट है, तो कॉस 180 डिग्री माइनस हो जाएगा, माइनस एफ का वैल्यू के एक्स इंटू डी एक्स। ये छोटा सा बर्डन डी डब्ल्यू पता चल गया हमको। अब पूरा बर्डन निकालना है यहां से यहां, तो इसको छोटा छोटा बर्डन को जोड़ना पड़ेगा। तो टोटल बर्डन क्या होगा, तो छोटा छोटा बर्डन को कैसे जोड़ते हैं, तो इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। इंटीग्रेट कर देंगे माइनस के एक्स डी एक्स को, लिमिट लगाना पड़ेगा कहां से कहां, तो यहां पर x 0 था और जब हम यहां पहुंच गए तो x बराबर d हो गया, x बराबर d हो गया। तो लिमिट हो जाएगा x बराबर 0 से x बराबर d तक, है कि नहीं। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, माइनस के कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे, x dx को इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट लगाएंगे x बराबर 0 से x बराबर d तक, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, तो ये हो जाएगा बर्डन बराबर इंटीग्रेशन आने वाला है मेरा k माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट x बराबर 0 से x बराबर d। तो बर्डन क्या हो जाएगा माइनस के, अब लिमिट रखेंगे, लिमिटिंग वैल्यू x का, तो पहले d रखेंगे तो डी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो जब 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ये हो गया। तो कितना हो गया w बराबर माइनस के डी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये बर्डन कहां से, a से b की तरफ, ए से जब हम बी गए फ्रॉम ए टू बी, तो बर्डन मेरा कितना आया माइनस के डी स्क्वायर बाई 2। अब फिर से हम राउंड ट्रिप में निकालना चाहते हैं, तो बी से ए पर आना पड़ेगा हमको। तो बर्डन फ्रॉम बी टू ए देखते हैं, ठीक है। तो बर्डन बी टू ए, तो छोटा सा बर्डन निकालेंगे फिर बी से ए की तरफ के लिए। तो छोटा सा बर्डन क्या होगा, अब यहां पर हम पहुंचे हुए यहां पर है बी पॉइंट पर, अब हम जा रहे हैं इधर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, स्प्रिंग फोर्स भी इधर ही लग रहा है एफ एस, ठीक है। तो यहां तो एक्स दूरी पर कितना बर्डन होगा, छोटा सा बर्डन निकाल लेते, तो अभी ये बर्डन में वही आएगा एफ डॉट डी एक्स। अब f और dx के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, तो हो जाएगा f dx cos 0 डिग्री। तो छोटा सा बर्डन b से a की तरफ कितना हो जाएगा, f dx के बराबर, f का वैल्यू kx इंटू dx। अब टोटल बर्डन निकालना है b से a की तरफ के लिए, तो कितना हो जाएगा kx dx को इंटीग्रेट करेंगे। अब ब्लॉक का लिमिटिंग वैल्यू 0 से, अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, फिर से इसको यहां पर आना पड़ेगा, तो d डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, है ना। तो x बराबर 0 से x बराबर क्या हो जाएगा d। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो हो जाएगा कि बाहर एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से x बराबर d। तो बर्डन b टू a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि डी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, यानी हो जाएगा के डी स्क्वायर बाई 2 बर्डन बी टू ए। अब राउंड ट्रिप में टोटल बर्डन क्या होगा, राउंड ट्रिप में टोटल बर्डन इन राउंड ट्रिप, ये जाएगा बर्डन फ्रॉम ए टू बी, बर्डन फ्रॉम ए टू बी प्लस बर्डन फ्रॉम बी टू ए। तो बर्डन ए टू बी आया था माइनस के डी स्क्वायर बाई 2 और बी टू ए कितना आया था प्लस के डी स्क्वायर बाई 2। ये कट के हो गया 0, तो हो गया बर्डन 0। तो राउंड ट्रिप में स्प्रिंग फोर्स के द्वारा बर्डन हो गया 0। तो इस आधार पर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को डिवाइड किया गया। बोला गया वैसा फोर्स जिसका वर्क डन एक राउंड ट्रिप में 0 हो जाए, वह फोर्स
कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा फोर्स है? तो वह फोर्स, वैसा फोर्स जो जिसका वर्क डन एक राउंड ट्रिप में क्या हो जाए? जीरो हो जाए, मतलब डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो हो जाए तो वर्क डन भी जीरो हो जाए, वैसा फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो लिख सकते हैं हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या हो गया? कंजर्वेटिव फोर्स वैसा फोर्स, वह सभी फोर्स, ऑल दोज फोर्सेस जिसका वर्क डन, हुज वर्क डन इन ए राउंड ट्रिप, इन ए राउंड ट्रिप, राउंड ट्रिप मतलब जहां से चले थे वहीं पहुंच जाए, यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए? जीरो। बर्डन इन ए राउंड ट्रिप इज जीरो। तो क्या होगा? कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। कौन कौन सा है कंजर्वेटिव फोर्स हमारे नेचर में? तो ये कभी हम लोग देखे थे स्प्रिंग फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये सारा फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है। वही नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वह सभी फोर्स जिसका वर्क डन एक राउंड ट्रिप में जीरो ना हो, जैसे फ्रिक्शन। यहां पर यह भी बोल सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है कि कहां से कहां गया। अभी यहां देखो, यहां पे क्या हो गया? स्प्रिंग फोर्स, ब्लॉक कहां से कहां गया? तो जहां से गया वहीं वापस चला है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। ए से बी गया, बी से वापस ए आ गया, तो ट्रिप में, एक राउंड ट्रिप में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जीरो। तो ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड किया। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो बर्डन भी जीरो हो गया। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कभी भी पाथ टेकन पर, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि वो पाथ टेकन डिपेंडेंट है, पाथ पर निर्भर करता है कि किस पाथ पर गया है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसे बोलेंगे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वह सभी फोर्स, ऑल दोज फोर्सेस जिसका वर्क डन जीरो ना हो एक राउंड ट्रिप में, ऑल दोज फोर्सेस whose work done in a round trip is not zero, or whose work done depends upon path taken। कौन सा पाथ लिया गया, ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि किस पाथ से गया है उस पाथ पर डिपेंड करता है, ये जबकि ये पाथ इंडिपेंडेंट है। इसमें एक ही फोर्स है, कौन सा? फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कौन सा फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो आगे चल के देखेंगे कि क्यों पढ़ाया गया, क्यों हम लोग कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिफाइन करते हैं। तो जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे तब इसका यूज आएगा। ठीक है। तो बच्चों, ये था हमारा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अगले क्लास में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करेंगे, है ना। तब तक बच्चों पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कीजिए, ताकि हम और नए उत्साह से इस तरह की वीडियो लेके आते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।